नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी लाइव पटना में। जैसा कि आप लोग सभी जान रहे हैं कि हर रोज की तरह आज भी हमारा ग्रुप डिस्कशन होने जा रहा है। आज का जो सेशन है वो ज्योग्राफी हिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, हिस्ट्री का एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग देख रहे थे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। तो दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश में हम लोग पल्लव वंश देख रहे थे, उसके बाद चोल वंश में आए थे। तो चोल वंश का पूरा नहीं हो सका था, आधा ही रह गया था, क्योंकि बहुत ही बड़ा ये टॉपिक है। ठीक है, तो इसे हम अच्छा से रिवीजन करेंगे, अच्छा से देखेंगे ताकि पूरा कवर हो जाए, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चोल साम्राज्य दक्षिण भारत से रिलेटेड। ठीक है, तो आज हम लोग चोल साम्राज्य शुरू करते हैं। कल जो चोल साम्राज्य के बारे में आधा देख चुके थे, उसका हम लोग शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए बताइए, नौवीं जो इसका संस्थापक कौन थे? चोलों का विजयालय कौन थे? विजयालय। चोलों का संस्थापक कौन थे? विजयालय कौन थे? विजयालय। चोलों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तंजाउर बनाई थी, तंजाउर। ठीक है, तंजाउर। चोलों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तंजावुर। ठीक है, कहाँ पर? तंजावुर। ठीक है, और इसके जो सबसे प्रतापी राजा थे, ठीक है, वो कौन थे? राजराज प्रथम जो है सबसे पहले स्वतंत्र राज करने की उपाधि, जो सबसे पहले स्वतंत्र राज बनाए अपने साम्राज्य को, वो कौन से शासक थे? चोल साम्राज्य के कौन से थे? आदित्य प्रथम ऐसे शासक थे जो चोलों को सबसे पहले स्वतंत्र बनाए। ठीक है, तो आदित्य प्रथम किनके पुत्र थे? आदित्य प्रथम वही उसके बाद आए थे, विजयालय के बाद। ठीक है, चलिए बताइए, निशुम्भ सुधनी देवी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विजयालय ने। विजयालय ने। और जो साम्राज्य को फैलाए थे वो कौन थे? जो कि आदित्य कौन थे? साम्राज्य का विस्तार कौन किए थे? राजेंद्र प्रथम। कौन किए थे? राजेंद्र प्रथम। और श्रीलंका विजय किसने? राजराज प्रथम। कौन? राजराज प्रथम। राजराज प्रथम ने किसको हराए थे? राजराज प्रथम ने किसको हराए थे? महिम फाइव को। और महिम फाइव कहाँ चले गए? दक्षिण, श्रीलंका के दक्षिणी भाग में। कहाँ पर? श्रीलंका के दक्षिणी भाग में। ठीक है, ठीक है, बताइए, राजेंद्र प्रथम जो थे वो किनको हराए थे? बताइए, राजेंद्र प्रथम किनको हराए थे? महिम फाइव को। राजराज हराए थे महिम फाइव। राजेंद्र प्रथम किनको हराए थे? बंगाल शासक महिपाल को। बंगाल शासक महिपाल को। और वहीं से फिर कौन सा नदी का लाए थे? गंगा नदी का पानी लाए थे। ठीक है, इसीलिए उन्होंने अपनी उपाधि क्या धारण की थी? गंगाकोड़। ठीक है, गंगाकोड़ चोल। ठीक है, गंगा नदी का पानी लाए महिपाल को हरा के। कहाँ से? पश्चिम बंगाल से। इसीलिए उन्होंने अपनी उपाधि धारण की थी गंगाकोड़ चोल। ठीक है, और तालाब यहाँ पर बनवाया, जिस तालाब का नाम था चोलगंगम। क्या नाम था? चोलगंगम। ठीक है, बताइए, गजनी का सुल्तान महमूद गजनी किसके समकालीन थे? राजेंद्र प्रथम के। किसके? राजेंद्र प्रथम के। किसके? राजेंद्र प्रथम के। बताइए, कौन से शासक थे जिन्होंने अरब के शासनकाल में अरबों का आक्रमण हुआ? बताइए, नरसिंहवर्मन द्वितीय। कौन थे? नरसिंहवर्मन द्वितीय। ठीक है, बताइए, नरसिंहवर्मन द्वितीय ने कौन से मंदिर का निर्माण करवाया? कैलाशनाथ मंदिर कहाँ पर बनवाए थे? कांची में। एकाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नरसिंहवर्मन प्रथम। और एकाश मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? रथ मंदिर। ठीक है, चलिए हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं।
राजेंद्र द्वितीय ने जो प्रकेसरी की एक एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। तो राजेंद्र द्वितीय ने किसकी उपाधि धारण की? प्रकेसरी की। और वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की। वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की। वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की। वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की। चोल वंश का अंतिम राजा कौन थे? राजेंद्र तृतीय। चोल वंश का अंतिम राजा कौन थे? राजेंद्र तृतीय। चोल वंश का अंतिम राजा कौन थे? राजेंद्र तृतीय। चोल वंश का अंतिम राजा कौन थे? राजेंद्र तृतीय। चोल वंश का अंतिम राजा कौन थे? राजेंद्र तृतीय। ठीक है। चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के जो कदम्ब शासक थे कौन? जयकेश प्रथम मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। ठीक है। तो पूछेगा कि चोल और चालुक्य के बीच मध्यस्थ की भूमिका किसने निभाई? जयकेश प्रथम। जयकेश प्रथम। चोल और चालुक्य के बीच मध्यस्थ की भूमिका जयकेश प्रथम ने। किसने? जयकेश प्रथम ने। गांव के शासक थे जयकेश प्रथम? गोवा के। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का निर्माण करवाया था, विस्तार करवाया था। ठीक है। तो गरीब जनता से, जो बेचारा गरीब थे, ठीक है, तो अभाव एवं अकाल से जो गरीब हो चुके थे जनता, उनसे टैक्स वसूल के मंदिर बनवा रहे थे। ठीक है। मंदिर का क्या कर रहे थे? विस्तार करवा रहे थे। ठीक है। और कौन से मंदिर का? चिदम्बरम मंदिर का। कौन सा? चिदम्बरम मंदिर का। तो याद रखिएगा वो थे विक्रम चोल। कौन थे? विक्रम चोल। तो कौन से ऐसे शासक थे जो गरीब जनता से पैसा वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहे थे? विक्रम चोल। कौन थे? विक्रम चोल। ठीक है। कौन सा मंदिर का विस्तार करवा रहे थे? चिदम्बरम मंदिर। कौन सा? चिदम्बरम मंदिर। ठीक है। और ये किनसे टैक्स लेकर? गरीब जनता से। तो बताइए, मंदिर से रिलेटेड आपसे सवाल पूछते हैं। ठीक है। कौन बनाया था? इम्पोर्टेंट है। नरसिंह सिंह विष्णु कौन से मंदिर का निर्माण करवाए थे? कैमरा की तरफ कीजिए। सिंह विष्णु कौन से मंदिर का निर्माण करवाए थे? सिंह विष्णु कराया था आकाश मंदिर का। सिंह विष्णु आदि बरा मंदिर। कौन सा? आदि बरा मंदिर। कहाँ पर? मामल्लपुरम में। कहाँ पर? मामल्लपुरम में। बताइए, नरसिंह वर्मन प्रथम ने कौन से मंदिर का निर्माण करवाया? कौन सा? आकाश मंदिर का। कहाँ पर? ये काची में। महाबलीपुरम में। कहाँ पर? रथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के और कितने रथ मंदिर? सबसे छोटा सबसे छोटा कौन सा? द्रौपदी रथ मंदिर। कौन सा? द्रौपदी रथ मंदिर। बहुत अच्छा। बताइए आप, गणेश जी का जो मंदिर बनवाए थे कौन थे? कौन थे? परमेश्वर। कौन थे? कौन थे? परमेश्वर वर्मन प्रथम। और वो मंदिर कहाँ पर थे? मामल्लपुरम में। कहाँ पर थे? मामल्लपुरम में। ठीक है। बताइए, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था? कैलाशनाथ मंदिर। कैलाशनाथ मंदिर और सोर मंदिर। कौन सा? सोर मंदिर। कैलाशनाथ मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? सिद्धेश्वर मंदिर। राज सिद्धेश्वर मंदिर। कौन सा? राज सिद्धेश्वर मंदिर। कैलाशनाथ मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? राज सिद्धेश्वर मंदिर। कौन सा? राज सिद्धेश्वर मंदिर। कौन सा? राज सिद्धेश्वर मंदिर। किसको? कैलाशनाथ मंदिर को। ठीक है। तो याद रखिएगा, कैलाशनाथ मंदिर ही ऐसा मंदिर है जो कि प्रथम मंदिर है जो कि द्रविड़ शैली से बना था। ठीक है। वहीं से द्रविड़ शैली का कला का विकास हुआ। ठीक है। वहीं से शुरू हुआ बनना। तो द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत कौन से मंदिर के निर्माण से हुआ? कैलाशनाथ मंदिर के निर्माण से। कौन से? कैलाशनाथ मंदिर के निर्माण से। और इसी को क्या कहा जाता है? राज सिद्धेश्वर मंदिर। क्या कहा जाता है? राज सिद्धेश्वर मंदिर। और ये कहाँ पर स्थित है? कांची में। कांची में। और सोर मंदिर कहाँ पर स्थित है? महाबलीपुरम में। कहाँ पर? महाबलीपुरम में। और आकाश मंदिर भी कहाँ है? महाबलीपुरम में। कहाँ है? महाबलीपुरम में। सोर मंदिर भी कहाँ है? महाबलीपुरम में। कहाँ है? महाबलीपुरम में। ठीक है। और नंदी वर्मन द्वितीय जो है, ये कौन से मंदिर का निर्माण करवाए? नंदी वर्मन द्वितीय ये
करवाए थे मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण। कौन से? मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण आगे मिलेगा। तो नंदी वर्मन द्वितीय कौन से मंदिर का निर्माण करवाए थे? मुक्तेश्वर मंदिर का। कौन सा? मुक्तेश्वर मंदिर का। यह है बैकुंठ पेरुमाल कांची में। कहाँ पर है? कांची में, ठीक है। तो मुक्तेश्वर मंदिर भी कहाँ है? कांची में, ठीक है। नंदी वर्मन ने कौन से नंदी वर्मन द्वितीय ने कौन से? मुक्तेश्वर मंदिर का। कौन सा? मुक्तेश्वर मंदिर का। किसने? और राज मंदिर का निर्माण भी करवाया था राजराज प्रथम। राजराजेश्वर मंदिर। राजराजेश्वर मंदिर। चलिए अब चलते हैं कलोतुंग द्वितीय जो थे। कलोतुंग द्वितीय अकबर का नाम सुने हैं? अकबर क्या किए थे? मुझे तमिल कवि जो उससे प्रभावित होकर थी, ठीक है। जैन से शैव धर्म अपना लिए थे। कौन? अकबर। कौन अपना लिए थे? महेंद्र वर्मन प्रथम। किसने? महेंद्र वर्मन प्रथम, ठीक है। चलिए कलोतुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंद राज की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। तो देखिए गोविंद राज यानी कि विष्णु जी का मूर्ति जो थे कलोतुंग चिदम्बरम मंदिर से फेंकवा दिए। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो जो मंदिर बना था गरीब जनता से पैसा वसूल कर विस्तार उसका किया गया था, इसीलिए वो मंदिर से भगवान विष्णु का गोविंद राज जी का मूर्ति फेंकवा दिए। किसने? कलोतुंग द्वितीय ने। किसने? कलोतुंग द्वितीय ने। तो वो जो विस्तार किए थे मंदिर का कौन किए थे? विक्रम चोल। कौन किए थे? विक्रम चोल। तो चिदम्बरम मंदिर का विस्तार किसने किए थे? विक्रम चोल। किसने? विक्रम चोल ने। और उस मंदिर से मूर्ति को कौन फेंकवा दिए? कलोतुंग द्वितीय ने। किसने? कलोतुंग द्वितीय ने। मंदिर का विस्तार किसने करवाए थे? विक्रम चोल ने। विक्रम चोल ने। कौन से? चिदम्बरम मंदिर का। कौन सा? चिदम्बरम मंदिर का। चिदम्बरम मंदिर में कौन से भगवान का मूर्ति? विष्णु जी का। कौन सा? विष्णु जी का। और विष्णु जी को क्या कहा जाता है? गोविंद राज। क्या? गोविंद राज। उस मूर्ति का नाम था, भगवान विष्णु का मूर्ति का नाम था गोविंद राज। गोविंद राज यानी कि विष्णु जी का नाम गोविंद राज भी है। तो गोविंद राज की मूर्ति को क्या कर दिया? समुद्र में फेंकवा दिया। कौन? कलोतुंग द्वितीय ने। कौन? कलोतुंग द्वितीय ने। कौन? कलोतुंग द्वितीय ने, ठीक है। कहाँ फेंकवा दिया? समुद्र में। कालांतर में वैष्णव आचार्य जो थे रामानुजाचार्य कब मनाया जाता है? हाँ ये पूछ रहे हैं कि समुद्र दिवस 8 तारीख को कब? मई में या मई में? 8 मई में। नहीं, विश्व समुद्र दिवस 8 जून को मनाया। राष्ट्रीय समुद्र दिवस 5 अप्रैल को। हाँ राष्ट्रीय समुद्र दिवस 5 अप्रैल को, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए कालांतर में जो वैष्णव आचार्य है रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठान किया। तो वो जो फेंका गया था मूर्ति उनका फिर से क्या किया? पुनरुद्धार किया, ठीक है। और पुनरुद्धार करके तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किए। वहाँ पर तिरुपति के मंदिर में, तिरुपति बहुत फेमस है तिरुपति, वहाँ पर स्थापित कर दिए। कौन? रामानुजाचार्य। कौन? रामानुजाचार्य। ये वैष्णव आचार्य थे, ठीक है। तो वैष्णव आचार्य किसने स्थापित किया? रामानुजाचार्य। किसने? रामानुजाचार्य। इसकी मूर्ति स्थापित की विष्णु भगवान की, जिसको क्या कहा जाता है? गोविंद राज मूर्ति। किसके? गोविंद राज की मूर्ति, ठीक है। गोविंद राज। क्या? गोविंद राज। चलिए क्या देखे मंदिर के बारे में कि जो थे विक्रम चोल, उन्होंने मंदिर के विस्तार के लिए गरीब जनता से पैसा वसूल कर उनका विस्तार किए चिदम्बरम मंदिर का, ठीक है। और चिदम्बरम मंदिर में भगवान विष्णु का मूर्ति है जिन्हें गोविंद राज कहा जाता है, ठीक है। और वो गोविंद राज मूर्ति को कलोतुंग द्वितीय ने समुद्र में फेंकवा दिया, ठीक है। और समुद्र में फेंकवाने के बाद उसी मूर्ति का फिर रामानुजाचार्य ने पुनरुद्धार किया, ठीक है। और तिरुपति में उनका स्थापना किया, ठीक है। ओके, प्राण प्रतिष्ठित किया। चलिए चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारी को क्या कहा जाता है? पेरुंदरम। क्या? पेरुंदरम। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को क्या कहा जाता है? पेरुंदरम। कौन? पेरुंदरम, ठीक है। एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को क्या कहा जाता है? सेरुंदरम। क्या? सेरुंदरम। उच्च पदाधिकारी को पेरुंदरम और निम्न श्रेणी के पदाधिकारी सेरुंदरम। कौन सा? सेरुंदरम, ठीक है। तो प से उच्च, ठीक है, और सेरुंदरम नीचे। पेरुंदरम, सेरुंदरम। उच्च पदाधिकारी को पेरुंदरम और निम्न पदाधिकारी को सेरुंदरम, ठीक है। किसमें? चोल प्रशासन में। किसमें? चोल प्रशासन में। लेखों में कुछ उच्चाधिकारियों को कुटम कहा गया, ठीक है।
तो लेखों में जो कुछ उच्चाधिकारी हैं थे, उच्च अधिकारी, उन्हें क्या कहा गया? उडनकुटम। क्या? उडनकुटम। लेकिन पेरुंदरम और सेरुंदरम फेमस उच्च पदाधिकारी थे, निम्न ठीक है? पदाधिकारी। लेकिन कहीं कहीं मिलता है उच्च पदाधिकारी को उडनकुटम। क्या है? उडनकुटम, ठीक है, जिसका अर्थ है लेखों में सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी। तो सदा राजा के पास कौन रहते थे? होता था जो राजा उडनकुटम। कौन? अपने आप होता था। उडनकुटम। कौन? उडनकुटम। उडनकुटम, ठीक है, उडनकुटम। तो पेरुंदरम और पेरुंदरम और सेरुंदरम कौन कौन थे? पेरुंदरम उच्च अधिकारी, सेरुंदरम निम्न अधिकारी, ठीक है। अब पेरुंदरम को और किस नाम से जाना जाता है? उडनकुटम। क्या? उडनकुटम। क्या? उडनकुटम। संपूर्ण जो चोल साम्राज्य थे वो 6 मंडलों में विभक्त थे। कितने? 6 मंडल। कितने? 6, ठीक है, यानी कि प्रांत में विभक्त थे। तो संपूर्ण चोल साम्राज्य कितने प्रांत में विभक्त थे? 6। कितने? 6। चोल साम्राज्य कितने प्रांत में विभक्त थे? 6। कितने? 6, ठीक है। मंडलम कोट्टम में, मंडलम कोट्टम नाडु में, एवं नाडु कई कुर्रमों में विभक्त था, ठीक है। तो मंडलम ऊपर हो गया, फिर वो कोट्टम में विभक्त था, कोट्टम नाडु में, नाडु कुर्रम में विभक्त था, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा क्या हो गया? मंडलम। क्या? मंडलम, ठीक है। उसके बाद कोट्टम, उसके बाद नाडु, उसके बाद कुर्रम, ठीक है। इसमें विभक्त थे। नाडु के स्थानीय सभा को क्या कहता था? नाडु। क्या कहता था? नाडु। एवं नगर के स्थानीय सभा को नगरतार। क्या? नगरतार। नाडु के स्थानीय सभा को नाटू और नगर के स्थानीय सभा को नगरतार। नाम में ही छिपा हुआ है नगर का नगरतार और नाडु का नाटूर। नाडु नाटूर, नगर का नगरतार। ये क्या था? स्थानीय सभा से, ठीक है। बेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडू समझ रहे हैं? नाडू कौन थे? नाडू यानी कोट्टम से भी छोटा थे, ठीक है, जो प्रांत में बटे थे, ठीक है। तो नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। तो बेल्लाल जाति के जो धनी किसान थे उनको किसका नियंत्रण था? नाडू का, ठीक है। तो बताइए नाडू के कामकाज के लिए कौन विख्यात थे? बेल्लाल जाति के धनी लोग। कौन? बेल्लाल जाति के धनी किसान। बेल्लाल जाति के धनी किसान कौन से कामकाज में अच्छा हासिल किए थे? नाडू के। कौन? नाडू के, ठीक है। तो नाडू एक पोस्ट था, ठीक है, जो प्रांत में बटा था अलग अलग। तो नाडू जो है वो बेल्लाल जाति के लोग नाडू के कामकाज के लिए अच्छा जाना जाता है, ठीक है। इसीलिए ज्यादातर हो सकता है कि नाडू ही उसमें सम्मिलित हो, बेल्लाल जाति के लोग सम्मिलित हो नाडू के लिए, ठीक है। तो नाडू का कामकाज कौन करते थे ज्यादातर? बेल्लाल जाति के लोग। कौन? बेल्लाल जाति के लोग। कौन? बेल्लाल जाति के लोग। और बेल्लाल जाति के धनी किसान होते थे। क्या? धनी किसान होते थे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में वेलन यानी कि 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलम या किसान और यार यानी प्रधान जैसी उपाधियां दी। उन्हें क्या कहा गया? केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद, ठीक है, महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपा गया, ठीक है। स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन में मुख्य विशेषता थी? चोल प्रशासन में। चोल प्रशासन में याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, चोल प्रशासन में ही स्थानीय प्रशासन विख्यात थी, ठीक है। तो पूछेगा कि कौन से दक्षिण भारत के इतिहास में कौन से ऐसे संप्रदाय थे या प्रशासन थे जिसमें कि स्थानीय स्वशासन ज्यादा चरम पर था, यानी कि मुख्य विशेषता निभाती थी? कौन सा? चोल प्रशासन में। कौन से? चोल प्रशासन में। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? स्थानीय स्वशासन। क्या थी? स्थानीय स्वशासन। क्या थी? स्थानीय स्वशासन, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चोल साम्राज्य में मुख्य विशेषता क्या थी? स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन। और स्थानीय स्वशासन जो चलता था तो कितने प्रांत में बटा हुआ था? 6 प्रांत में। कितने? 6 प्रांत में। तो पहला सबसे ऊपर कौन था? सबसे ऊपर कौन था? मंडलम। कौन था? मंडलम। तब कोट्टम, तब कोट्टम, तब नाडु, तब कुर्रम, तब कुर्रम। मंडलम कोट्टम नाडु कुर्रम, मंडलम कोट्टम नाडु कुर्रम, मंडलम कोट्टम नाडु कुर्रम। और नाडु का ज्ञान किसको था? बेल्लाल जाति को। बेल्लाल जाति को। किसको? बेल्लाल जाति को। नाडु का ज्ञान किसको था? बेल्लाल जाति को। किसको? बेल्लाल जाति को,
ठीक है। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने, चलिए, ऊर जो है सर्वसाधारण लोगों की समिति थी, पूछेगा सबसे चोल साम्राज्य में सर्वसाधारण लोगों की समिति को क्या कहा जाता था? ऊर। क्या कहा जाता था? ऊर। सर्वसाधारण था, ट्रिक से ऊर गए, सर्वसाधारण था, कहीं नहीं रहते, ऊर जाते थे, ठीक है। तो सर्वसाधारण को क्या कहा जाता था? ऊर। क्या कहा जाता था? ऊर। तो सर्वसाधारण लोगों की समिति को क्या कहा जाता था? ऊर। क्या कहा जाता था? ऊर, ठीक है। इसका कार्य होता था, क्या क्या कहते थे? ऊर, ठीक है। जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना, यानी कि गांव की भूमि को अधिग्रहण इसलिए करते थे क्योंकि सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाब और बगीचा बनवाना था। क्या? तालाब और बगीचा बनवाना था, इसीलिए गांव की भूमि को क्या करते थे? अधिग्रहण कर लेते थे। कौन? ऊर। तो स्थानीय स्वशासन जो थे चोल में, उसमें ऊर क्या थे? सर्वसाधारण लोगों की समिति थी, जिसका काम ही था ऊर का कि ऊर के देखना कि कहाँ पर तालाब नहीं है, उस गांव को अधिग्रहण कर लेना, ठीक है। और गांव को अधिग्रहण करके क्या किया जाता था? तालाब और बगीचा बनाया जाता था। क्या? तालाब और बगीचा बनाया जाता था, ट्रिक से याद रखिएगा। क्या? तालाब और बगीचा बनाया जाता था, ठीक है। आगे चलिए। चलिए, सभा या महासभा यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी। तो सभा और महासभा में कौन कौन रहते थे? अग्रहारों और ब्राह्मण रहते थे। कौन? अग्रहार और ब्राह्मण की सभा थी। क्या? सभा और महासभा। तो सभा और महासभा में पूछेगा कि कौन सम्मिलित होते थे? ब्राह्मण और अग्रहार। ब्राह्मण और अग्रहार। ब्राह्मण और अग्रहार, ठीक है। जिसके सदस्यों को क्या कहा जाता था? पेरुमक्कल। क्या कहा जाता था? पेरुमक्कल, ठीक है। पेरुमक्कल, ठीक है। यह सभा वरियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। कौन सी सभा? पेरुमक्कल, ठीक है, जो सभा या महासभा थी, ठीक है। और सभा की बैठक गांव में मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को क्या कहते थे? नगरम। क्या कहते थे? नगरम, ठीक है। बताइए, चोल काल में भूमि कर उपज का कितना प्रतिशत लेता था? 1/3। कितना? 1/3। और गुप्त में 1/6। कितना? 1/6। और मौर्य में 1/6 था, 1/8 किया। 1/8। पहले 1/10 कुछ पता, लेकिन वस्तु पे 1/6 था, ठीक है। 1/8 लेता था, ठीक है, लेकिन वस्तु पर टैक्स कितना लेता था? 1/6। 1/10 ना? 1/10 भी नहीं देने पर मृत्यु दंड दे दिया जाता था, ठीक है। एक तो इतना कम है 1/10, ठीक है, ठीक है। अशोक घटा के कितना? 1/8 किया, घटा के 1/8 किया। 6 था, 1/6 1/8 किया। 1/6 से घट गया था। उस जगह पर नेपाल गए थे ना, तो नेपाल लुम्बिनी जब गए थे वो अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष, उसी समय वो घटा दिए थे, ठीक है। और अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष कहाँ गए थे? गया। अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष कहाँ गए थे? निगाली सागर, ठीक है। और 8वें वर्ष कहाँ गए थे? कलिंग पर युद्ध किया था, ठीक है। चलिए, तो चोल काल में भूमि कर उपज का कितना? 1/3। भूमि कर का कितना चोल साम्राज्य में? 1/3। कितना? 1/3। भूमि कर का कितना भाग? 1/3। कितना? 1/3, ठीक है। चलिए, गांव में जो कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतन भोगी कर्मचारी रखे जाते थे, उनको क्या कहा जाता था? मध्यस्थ। तो मध्यस्थ क्या करते थे? कार्य समिति की सदस्यता में काम करते थे, ठीक है। चलिए, अब हम लोग चलते हैं पुरु मेत्तूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट है, सबसे ऊपर वाला, ठीक है। देखिए, चोल काल में भूमि का उपज 1/3 था, 1/3 था। सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जा सकता है, ठीक है। तो भू राजस्व जहां वसूला जा सकता है वहीं का स्वामी होना चाहिए, ठीक है। और ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए सीधे नीचे आइए। चलिए,
ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को क्या कहा गया? चतुर्वेदी मंगलम। चतुर्वेदी मंगलम। एवं दान दी गई भूमि को क्या कहा गया? ब्रह्मदेव। क्या कहा गया? ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव। कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम। कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम। और दान दी गई भूमि को ब्रह्मदेव। दान दी गई भूमि को ब्रह्मदेव। ब्राह्मण को दे दिया तो ब्रह्मदेव, उन्हीं लोग को दिया जाता था। दान ब्राह्मण चतुर्वेदी मंगलम को क्या कहा जाता था? कर मुक्त भूमि। कर मुक्त भूमि को क्या कहा जाता था? चतुर्वेदी मंगलम। चतुर्वेदी मंगलम। क्या कहा जाता था? चतुर्वेदी मंगलम। कर मुक्त भूमि को क्या कहा जाता था? चतुर्वेदी मंगलम। चतुर्वेदी मंगलम। पूछेगा कि चोल साम्राज्य में चतुर्वेदी मंगलम निम्नलिखित में से क्या है? कर मुक्त भूमि है। कर मुक्त भूमि। कर मुक्त भूमि है, ठीक है। चतुर्वेदी मंगलम यानी चारों बगल से मंगल ही मंगल हो रहा है, यानी कर टैक्स फ्री कर दिया, मंगल होगा। जगह दी बड़ी महाराज। चुअल सेना का सबसे संगठित अंग कौन सा है? पदार्थी। 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 पदार्थी सेना। चुअल सेना का सबसे संगठित अंग पदार्थी सेना। कौन सा? पदार्थी सेना, ठीक है। चोल काल में जो सोने के सिक्के थे उसको क्या कहा जाता था? कलंजू। 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 क्या जाता था? कलंजू, कलंजू। ठीक है। चोल काल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? कलंजू। क्या? कलंजू। कलंजू। और सोना का सिक्का सबसे ज्यादा किस्म कौन से काल में बना? गुप्त काल। गुप्त काल में। गुप्त काल में। और सबसे शुद्ध कुषाण में। सबसे पहले सबसे पहले यवन यवन शासकों ने। सबसे पहले यवन यवन शासकों शासकों ने। सोना की मुद्रा को क्या कहा गया? दिनार। क्या कहा गया? दिनार। और चांदी के रुपया। क्या? रुपया। रुपया का, ठीक है। चलिए, और चोल में सोने के सिक्के को क्या कहा कलंजू। गया? कलंजू। कलंजू, कलंजू। कलंजू। ठीक है। सोने के सिक्के को क्या कहा गया चोल में? कलंजू। कलंजू। क्या? कलंजू। तमिल कवियों में जो जैन गोंदर है वो क्या है? प्रसिद्ध है, ठीक है। और जो कुलोत्तुंग प्रथम है वो राजकवि थे। कुलोत्तुंग प्रथम क्या थे? राजकवि थे, ठीक है। और जैन गोंदर क्या थे? प्रसिद्ध कवि थे। क्या थे? प्रसिद्ध कवि थे। उसकी रचना थी कलोतुंग तरनी। कलोतुंग तरनी, ठीक है। कंबल और टुकुलम और ये सब क्या है? कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। तो याद रखिएगा, कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न जो थे वो पंप थे, पौन थे, रन थे। कंप थे, पौन थे, रन थे। कंप, पौन, रन। कंप, पौन, रन। ये त्रिरत्न थे कन्नड़ साहित्य के। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कंप, पौन, रन। कंप, पौन, रन। कंप, पौन, पंप रन। है, कंपनी पंप है। कंप, पौन, रन। कंप, पौन, रन, ठीक है। कौन सा त्रिरत्न? ठीक है। चलिए, ठीक है। पंप, पौन, रन, ठीक है। चलिए इधर देखिए, पर्सी ब्राउन ने तंजौर के कौन से मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकास माना है? बोलिए। बृहदेश्वर मंदिर को। किसको? बृहदेश्वर मंदिर को। तो पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकास माना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजौर में। कहाँ पर? तंजौर में। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजौर में। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजौर में। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजौर में। कहाँ पर? तंजौर में। त्रिरत्न में कौन कौन आते हैं? रन, ठीक है। चलिए, चोलकालीन जो प्रतिमा है, चोल काल का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कौन से प्रतिमा को कहा गया? नटराज प्रतिमा। कौन सा? नटराज प्रतिमा। कौन सा? नटराज प्रतिमा। चोल कालीन जो प्रतिमा है, कौन सा प्रतिमा है? नटराज। सांस्कृतिक सार का निचोड़ है नटराज प्रतिमा। कौन सा? नटराज नटराज प्रतिमा। तो नटराज प्रतिमा जो है वो सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। किसका? चोल काल का। किसका? चोल काल का। कौन से प्रतिमा? नटराज की। कौन सा? नटराज प्रतिमा, ठीक है। याद रखिएगा, चोल के समय नटराज प्रतिमा को सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा गया। नटराज जो मूर्ति है, जोर से बोलिए। उसमें कितना हाथ है? हाँ, इनका क्वेश्चन है कि नटराज जी के मूर्ति में कितना हाथ है? 4 ध्यान है कि 8 तो याद रखिएगा, 4 गो इधर है, 4 गो इधर है, 8 गो। इनका कहना है कि 8 गो है, ठीक है। तो अभी हम लोग कंफर्म नहीं है, लेकिन इनका मान रहा है कि 8 गो है, ठीक है। चलिए, तो नटराज जी के हाथ में कितना, नटराज जी के शरीर में कितना हाथ है? 8 गो, ठीक है। नटराज प्रतिमा, ठीक है। जो चोल के समय में क्या था? सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहे जाते थे, ठीक है। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाएं गिनी जाती है।
तो चोल कांस्य प्रतिमाएं जो है, तो चोल का जो कांसा का प्रतिमा है वो संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाएं मानी जाती है। ठीक है, तो कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट में गिनी जाती है। चोल की कांस्य की प्रतिमा, चोल की कांस्य प्रतिमाएं, तो याद रखिएगा चोल जो बनाते थे वो कौन से धातु का बनाते थे? कांस्य का। कौन सा? कांस्य धातु का इस्तेमाल करते थे प्रतिमा बनाने में। कौन सा? कांस्य धातु का। ठीक है, बताइए शैव संत जो थे, ये क्या कर रहे हैं? शैव संत जो थे कौन से थे? जो कि राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। कौन थे? राजेंद्र प्रथम गुरु थे। ईशान शिव। ठीक है, ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। कौन थे? ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। ईशान शिव पंडित क्या थे? राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। ठीक है, तो राजेंद्र प्रथम के गुरु कौन थे? ईशान शिव पंडित। ईशान शिव पंडित। ठीक है, कौन? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम चोल वंश में क्या किए थे? कोई खासियत बताइए राजेंद्र प्रथम का। जो पश्चिम बंगाल पर, जो बंगाल पर महिपाल को हराए थे, गंगा को उपाधि धारण किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए, तो शैव संत जो थे ईशान शिव पंडित वो कौन थे? राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। आप बताइए कौन ऐसे थे जो कि जैन से हिंदू धर्म को अपना, शैव धर्म को अपना लिए थे? कौन थे? महेंद्र वर्मन प्रथम। कौन से वंश से थे महेंद्र वर्मन प्रथम? जैन से पहले, जैन से थे। कौन से वंश से थे? धर्म नहीं पूछना। पल्लव। पुष्यभूति। कौन से थे? पल्लव। ठीक है, वर्मन पुष्यभूति में नहीं आता है, पुष्यभूति में वर्धन आता है। ठीक है, कौन? वर्धन। ठीक है, और वर्मन किस में आते हैं? पल्लव में, पल्लव में। ठीक है, चलिए, चोल काल जो है का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन से थे? कावेरी पट्टनम। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। चोल काल जो 10वीं सदी में आए थे उनका सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन थे? कावेरीपट्टनम। कौन थे? कावेरीपट्टनम। चोल काल में सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन थे? कावेरीपट्टनम। कौन थे? कावेरीपट्टनम। कावेरी नदी है वहाँ पे। तो चोल काल में सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरीपट्टनम। ठीक है, राजन चोल के गुरु कौन थे? राजन चोल प्रथम के ईशान पंडित। ईशान शिव पंडित। ईशान शिव पंडित जो कौन से धर्म को मानते थे? शैव धर्म। कौन से? शैव धर्म। ठीक है, चलिए, बहुत बड़ा गांव जो 1/3 के रूप में शासित किया जाता था उन्हें क्या कहा जाता था? तनियर। ठीक है, जो बहुत बड़ा गांव था उनका 1/3 के रूप में शासित किया जाता था। एक इकाई है, तनियर का कहलाता था। ठीक है, एक इकाई है। ठीक है, क्या बोलिए, क्या बोल रहे हैं? ये भाई साहब अभी कंफ्यूज में, आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर दीजिएगा कितने हाथ है नटराज जी के मूर्ति में। ठीक है, चलिए, उत्तर मेरुल शिलालेख जो है जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है, परांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। ठीक है, जो परांतक प्रथम जो है उनके समय में सभा संस्था का विस्तृत वर्णन मिलता है। कौन से? सभा संस्था का। किसमें? परांतक प्रथम के समय का। ठीक है, चोलों की राजधानी के कालक्रम के अनुसार उदयपुर, तंजौर, गंगैकोट, चोलपुरम, कांची। तो चोलों की राजधानी का जो कालक्रम के अनुसार थी, कैसे कैसे कालक्रम चला, तो सबसे ज्यादा उदयपुर, तब तंजौर, तब गंगैकोट, तब चोलपुरम, तब कांची। ठीक है, उदयपुर, तंजौर, गंगैकोट, चोलपुरम, कांची। ठीक है, चोल काल। अच्छा बताइए, महाबलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? कैलाशनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ये बताइए। कांची में। कैलाशनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? कांची में। किसे राज सिद्धेश्वर मंदिर कहा जाता है? कैलाशनाथ मंदिर। चलिए बताइए, चोल काल में सड़कों की देखभाल किसके? बगान समिति। बगान समिति। चोल काल में सड़कों की देखभाल कौन करते थे? बगान समिति। कौन? बगान समिति। तो बगान समिति चोल काल में सड़कों की देखभाल करते थे। ठीक है, ट्रिक से अगल बगल बगान लगाने का भी काम हो जाता था और सड़क का भी देखभाल रहता था। ठीक है, तो चोल काल में सड़कों की देखभाल कौन करते थे? बगान समिति। कौन करते थे? बगान समिति। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का जो आधार था
आधार क्या था? धन था। हाँ। तो चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का जो आधार था वो क्या था? धन था। यानी धन लीजिए, वस्तु दीजिए, ये इसको कहते थे वस्तु विनिमय विनिमय। प्रणाली। ठीक है, तो उस समय चलता था कि धन के बदले वस्तु। तो चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार क्या था? धन। क्या था? धन। ठीक है, उस समय गेहूं वहाँ पर दक्षिण भारत में नहीं चलता है, क्योंकि वहाँ पर जो क्लाइमेट है गर्म है। गर्म क्लाइमेट में गेहूं नहीं उगाया जाता है। गेहूं कैसा क्लाइमेट में उगता है? ठंडा क्लाइमेट में। ठीक है, गेहूं, इसलिए दक्षिण भारत में गेहूं नहीं होता। ठीक है, क्योंकि समुद्र में, तो समुद्र का जो गुप्त उष्मा है, गुप्त उष्मा के कारण वहाँ पर नहीं होता। चलिए, चोल काल के विशाल व्यापारी समूह निम्न थे। कौन कौन थे? बलिंजियार, नानादैसी और मणिग्राम। ठीक है, मणिग्राम। तो विशाल व्यापार समूह थे बलिंजियार, नानादैसी और मणिग्राम। ठीक है, विष्णु के उपासक और शिव के उपासक कौन कौन थे? विष्णु के उपासक अलवार, शिव के उपासक नैनार। विष्णु के उपासक अलवार, शिव के उपासक नैनार। शिव के उपासक नैनार, विष्णु के उपासक अलवार। विष्णु के उपासक अलवार, शिव के उपासक नैनार। शिव के उपासक नैनार, विष्णु के उपासक अलवार। ठीक है, और विष्णु जो वैष्णव धर्म थे, जो शैव धर्म थे, राजेंद्र प्रथम, वो शैव धर्म कौन से गुरु थे? ईशान ईशान शिव। कौन थे? ईशान शिव। आप बोले अप्पर कौन थे? तमिल संत थे। तमिल कवि संत था। ठीक है, और वो जैन धर्म से शिव धर्म। महेंद्र वर्मन प्रथम। ठीक है, महेंद्र वर्मन प्रथम जो है वो अप्पर तमिल कवि संत के द्वारा ही क्या किए? उन्हीं से प्रेरित होकर शैव धर्म जैन से शैव धर्म को अपनाया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। ज्योग्राफी का कल से चलेगा, ज्योग्राफी नहीं, हिस्ट्री का। ठीक है, हिस्ट्री का तो कल से चलेगा चालुक्य वंश। या चालुक्य वंश आज ही खत्म कर दे। चालुक्य नहीं, राष्ट्रकूट। यहाँ तक राष्ट्रकूट बड़ा है। ये मां समझ चालुक्य यहाँ आना राष्ट्रकूट तक है। लेकिन राष्ट्रकूट यहाँ से यहाँ, तब चालुक्य यहाँ तक जाना पड़ेगा। चालुक्य बहुत बड़ा है। लेकिन राष्ट्रकूट थोड़ा सा। चालुक्य वंश में कते रहता? चालुक्य वंश राष्ट्रकूट यहाँ से दिया। राष्ट्रकूट का उल्टा हो गया। उल्टा सीरीज है ना। पुराना अपने चालुक्य वंश है उसके बाद। चलिए आगे कल पढ़ाएंगे। ठीक है। कल जो है ना चालुक्य वंश और राष्ट्रकूट वंश चलिए दोस्तों, आज का सेशन समाप्त होता है। बोल दीजिए सर। सब्सक्राइब भी और कर आप दीजिए। लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम लोग भी लाइव जुड़ सके और आप लोग से बात हो सके अच्छे से। लाइव रहेगा तो परिवार के लाइव साथ रहेगा तो सब परिवार के भाई मिलकर पढ़ेंगे लिखेंगे। चलिए, बंद कीजिए। नहीं हुआ है।